ये कहना कि हालात खतरनाक है, ये तो बहुत आसान है कहना, और बात सच भी है। जी। क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई थी, तब से आप देखिएगा कि जब जंग जिस कारण अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया था, वो 24 घंटे 48 घंटे में हर वक्त पस्त हो गए थे। हम्म। उनको फिर कारण अपना बदलना पड़ा था, तेहरान में सरकार को बदले। अब ये हालत हो गई है, ये 4 हफ्ते बाद, 4.5 हफ्ते बाद, कि इतना उल्टा असर हो गया है कि अगले इलेक्शन में इसराइल में जो अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो इलेक्शन अपना जीत पाएंगे कि नहीं, ये विचार होने लगा राइट। है। अगले नवंबर में अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप अपना इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं, इस पे विचार होने लगा है। हम्म। तो क्या रिजीम चेंज आप तेहरान पे करने गए थे, क्या रिजीम चेंज तेल अवीव में हो जाएगा? वाकई। अगर ये जो एक शब्द प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त इस्तेमाल किया था, वो था, अंग्रेजी में कहता हूं कि ही वाज सरप्राइज्ड हम्म। एट द ईरानियन रिस्पॉन्स। यस। मैं तो कहूंगा सरप्राइज नहीं था, वो शॉक था। हम्म। वो ये उनको बहुत देर लगा ये समझने में कि ईरान की ताकत और ईरान के मिसाइल्स इतने कामयाब हो सकते हैं हम्म। कि आज डिमोना पे ईरान की मिसाइल, जब तक सबसे जबरदस्त, जिसको आयरन डोम कहता है इसराइल, और जो थर्ड मिसाइल्स अमेरिका के सबसे बेहतरीन मिसाइल्स हैं, बिल्कुल। उनका सेंटर था। जब वो चीर कर डिमोना पे ईरान ने हमला कर दिया था, तो बहुत बड़ा धक्का लगा था। हम्म। आज जो मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज यूज करूंगा, जी। वी मे बी सीइंग द फ्यूरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम्म। वी बिल्कुल मे बिल्कुल ऑल्सो सही बी बात है, बिल्कुल सीइंग। सही बात है सर। ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, इतनी मजबूती के साथ रिटेलिएशन। इस तगड़े जवाब के बाद क्या अमेरिका के अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी आपको नजर आ रहा है? और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते क्या अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल में भी हम देख रहे हैं, तेल अवीव में अब भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ। तो अमेरिका और इजराइल में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी है क्या, जो बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते आने वाले वक्त में ये परमाणु हमले जैसा कोई विनाशकारी कदम उठाया जा सकता है? इसकी आशंका है क्या सर आपको भी? उस हद तक पहुंचना, न्यूक्लियर वॉर इतना आसान नहीं है। एक तो आपकी अपनी जनता जो है, वो माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर न्यूक्लियर यूज किया, तो आप ये समझ जाइए कि न्यूक्लियर बम के कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं। बिल्कुल। न्यूक्लियर कंटेमिनेशन जो है, अगर आप समझते हैं सिर्फ ईरान तक रहेगा, ईरान को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन इर्द गिर्द हर इलाके को बर्बाद कर देगा। फिर आप गल्फ जो है अगले 20 साल नहीं जा पाएंगे। हम्म। आप इसराइल तक उसका कंटेमिनेशन पहुंचेगा। हम्म। और ईरान ने दिखा दिया है कि अगर उन्होंने भी वापसी अगर हमला किया, हमला, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन अगर उनके मिसाइल्स डिमोना तक पहुंच गए, तो फिर ये बर्बादी अगले 50 साल तक नहीं हटेगी। सही बात है। तो मैं समझता हूं कि जंग जो है एक बहुत बड़ी बला है, हम्म। जो किसी भी सभ्य आदमी को भी पागल कर देती है। हम्म। लेकिन इतना हद नहीं होता है कि आपकी पागलपन इस उरूज पे पहुंच जाए जी। कि आपका दिमाग पूरी तरह खराब। और अमेरिका के इरादों की अगर बात करें तो खर्ग आइलैंड लगातार निशाने पर नजर आ रहा है। खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा करने की मंशा रखता है, ये बार बार बात कही जा रही है। और इसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन के लेवल पर जाने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं, ये पता होते हुए भी कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। क्या आपको लग रहा है, और खर्ग आइलैंड को बचाना इस वक्त ईरान के लिए कितना जरूरी है, अगर ईरान के लिहाज से हम बात करें? देखिए, किसी भी चीज जंग में ऑफेंसिव से आसान होता है। हम्म। और अगर आप एम्फीबियन असॉल्ट की इतिहास देखें, तो एम्फीबियन असॉल्ट, जैसे समुद्र से निकल के ट्रूप्स आए, जी। उससे ज्यादा खतरनाक शायद कोई भी जंग में असॉल्ट या एग्रेशन नहीं हो सकता है, और उसमें खून खराबा बहुत होता है। बिल्कुल। क्योंकि ईरान को एक जगह बैठ के एक इन्वेडिंग फोर्स को मार रोकना है, और अमेरिका को, मतलब
समुद्र से, बोट से उतर कर बीच से हटना पड़ेगा। अगर वो पैराट्रूपर्स को इस्तेमाल करें तो आसमान से गिरना पड़ेगा। अगर आपको खर्क लेना था तो ये 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ ना। 28 फरवरी को 6 बजे सुबह अगर अमेरिका खर्क आइलैंड को ले लेता पहले क्षण में, जी, तो बड़ी आसानी से ले सकता था। ओके। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग या उसके स्ट्रेटजी में, ये उसके सोच में नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि 48 घंटे में हम सरकार बदल जाएंगे, ईरान में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, ईरान की पॉलिटिकल स्थिति में बहुत बड़ी भूकंप आ जाएगी और उसमें सारा रेजिम बदल जाएगा और ईरान एक वेनेजुएला है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक बहुत पुराना सिविलाइजेशनल स्टेट है जो अपने आप को डिफेंड को अब, लेकिन अमेरिका के लिए जीत एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगा। ईरान के लिए ये जंग जो है एक एग्जिस्टेंशियल जंग है। वो समझते हैं कि अगर हम इस जंग पे अपनी बल और इसमें अगर नहीं जीतेंगे तो अगले 40-50 साल तक हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर हम इस जंग में दिखा दें दुनिया को और अपने लोगों को दिखा दें कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े रह सकते हैं, तो फिर हमारी जो कुवत है और हमारा जो इन्फ्लुएंस है एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाए। अस्तित्व पर खतरा है, वो अपने अस्तित्व पर खतरे के तौर पर देख रहा है और कह रहा है कि देखिए ईरान के पास अभी परमाणु बॉम्ब नहीं है, तब तो वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अगर उनके पास परमाणु बॉम्ब आ गया, उन्होंने कल को परमाणु बॉम्ब बना लिया, तो फिर तो पूरे इजराइल को मिटा देगा। और इजराइल को मिटाने की कसमें वहां पर खाते हुए भी नजर आते हैं ईरान के तमाम बड़े बड़े नेता। अगर मैंने कहा था कि अगर अमेरिका परमाणु बम इस्तेमाल किया या इजराइल ने परमाणु बम इस्तेमाल किया तो फिर इसका ब्लोबैक इजराइल पे भी पहुंचेगा, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेमिनेशन अगर ईरान ने किया तो उसका भी ब्लोबैक तो ईरान पे पहुंचेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं तो कहता हूं कि यहाँ 7 मुल्क शायद हैं जो ऑफिशियली परमाणु बम रखते हैं, लेकिन शायद 15-20 मुल्क ऐसे होंगे जो परमाणु बम रखने की हैसियत रखते हैं। ये होता क्यों नहीं है? इसलिए कि इससे बड़ी खुदकुशी शायद जंग में नहीं है। आप दूसरे को तो मार देंगे लेकिन आप खुद नहीं बच पाएंगे। वो 1945 का हिरोशिमा और नागासाकी का जमाना अब नहीं रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। सर, एक बात ये बार बार कही जा रही है कि अमेरिका ने ईरान पर यह जंग थोपी है, लेकिन दूसरी तरफ एक और विचार है इसी से जुड़ा हुआ कि 7 अक्टूबर 2023 को अगर इजराइल पर हमास का हमला नहीं होता, तनाव इतना नहीं बढ़ता, इजरायली हमले शुरू नहीं होते, तो शायद बात यहां तक भी नहीं पहुंचती। और ईरान ने हमास के थ्रू यह हमला करवाकर दरअसल पटकथा लिख दी आने वाले वक्त में एक लंबे तनाव की, जो आज इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी दुनिया उसका शिकार बनती हुई नजर आ रही है। आप इससे सहमत हैं क्या? इसमें बिल्कुल, और इसमें दो राय कोई नहीं रख सकता है। और बहुत बड़ा वो टेररिज्म था, वो बहुत बड़ा जुल्म था, जिस जुल्म के खिलाफ इजराइल को जवाब देना ही था। लेकिन उस जवाब देने में आपने 2.5 साल में जो गाजा के ऊपर हमला किया और जो बेकसूर लोगों को की जाने गई, उससे फिर दुनिया का माहौल और दुनिया की पब्लिक ओपिनियन बदल गई। क्योंकि हर चीज का जंग में एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल। आप जो जंग करते हैं, जो जालिम हैं, जो खूनी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो कातिल हैं, आप उन पे मारे। लेकिन उस सिलसिले में आपने सारे गाजा स्ट्रिप को एक रबड़ हीप बना दिया। अब लेबनान में घुस गए और जहां अगर ये हमास और ईरान के बीच में शायद उनके ऑब्जेक्टिव्स एक हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हमास ईरान से ऑर्डर नहीं लेता है। एक तो सब जानते हैं कि वहां पर शिया सुन्नी का भी एक मामला तो है ही है। हाँ सर, खर्क का हमने जिक्र किया। आपको लगता है कि अगर खर्क पर अमेरिका का हमला होता है, अगर खर्क पर अमेरिका का हमला होता है, तो दुबई में इसके बदले में ईरान कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल, अगर खर्क पे हमला होता है तो मुझे लगता है कि उसी रात को, और अगर दुबई में घुस गया, बहरीन में घुस गया, तो फिर जंग एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा। और उसके बाद जो तबाही होगी
क्योंकि जंग अभी तक ये गल्फ की जमीन पे नहीं पहुंची है, आसमान में पहुंची है, और आसमान में पहुंचने से ही ये जमीन बहुत वहां पे समझिए एक सीस्मिक अर्थक्वेक हो गया है, ट्रेमर हो गया है। जी, तो फिर जो है लड़ाई एक दूसरे बहुत ही बहुत बड़ा रूप खतरनाक लेगी, जगह पे बहुत पहुंच बड़ा रूप ले जाएगी। लेगी। तो प्रधानमंत्री की भी विदेश नीति है, वो है बैलेंस की। जी, हम जो है सबके साथ सबके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने कभी खुद किसी मुल्क के साथ अग्रेशन नहीं किया, बिल्कुल। किसी मुल्क के साथ कभी हमला नहीं किया। हमने हर मुल्क के साथ अपने एक अच्छे वातावरण रखने के साथ सबके साथ हमारे रिश्ते हैं। आप देखिए तो पिछले दिनों में जंग के कुछ पहले यूएई के जो राजा थे हम्म। वो आए और वो गले मिले। जी, तो अरबों के साथ हमारा बड़ा रिश्ता अच्छा है। आप ईरान के साथ हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है। शायद आप कहेंगे कि पिछले 48 घंटे पहले 48 घंटे में रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन कभी-कभी ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझ लें और परख लें कि स्थिति है क्या। एक फ्रेज़ जान लीजिए कि हर वॉर में व्हाट इज़ कॉल्ड द फॉग ऑफ वॉर, राइट। जंग का धुंध जो है बहुत बड़ा होता है। हम्म। इसमें सब कुछ साफ नहीं नजर आता है। तो अगर हमारे विदेश नीति में कुछ इंतजार किया, तो फिर इंतजार और एक सभ्यता का भी एक बहुत जरूरी ये अंग फॉरेन पॉलिसी में अंग होता है। अब बिल्कुल। पिछले आप दिनों में देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ बात की है। हम्म। कौन लीडर है उस इलाके का जिसके साथ उन्होंने खुद बात नहीं की हो? बिल्कुल सही बात है। अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे जंग का माहौल है, लेकिन हमारे जो टैंकर है, हम्म। ऑयल टैंकर, हम्म। सबसे पहले अगर हॉर्मुज से शायद किसी को इजाजत दी हो तो हमारे टैंकर्स को बिल्कुल। इजाजत दी गई। जी। यहाँ पर जहाज थे ईरान के, हमने उन जहाजों को सुरक्षित रखा है। हम्म। हमने वहां के जो सेलर्स थे उनको वापस घर भेजा है। हम्म। तो ऐसी कोई किस्म की बात नहीं हुई है जिससे हमें कहा जाए कि हम एक तरफा, हमारी नजर एक तरफा है। हमारी बातचीत जो है हर अरब ममालिक के साथ हुई है, हर अरब लीडर के साथ हुई है, इजराइल के साथ हुई है। बिल्कुल। क्योंकि हम जो हैं, जिसको मैं कहता हूं, वी आर अ ब्रिज नेशन, हम्म। वी हैव फ्रेंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रिज। ठीक बात है सर, एंड बहुत बहुत देयरफॉर शुक्रिया, बहुत बहुत हमारी शुक्रिया एमजे अकबर सर हमसे बातचीत करने के लिए।